chance here. That's great save. Salman Akbar. तो आप क्या समझते हैं कि ये इट विल हेल्प पाकिस्तान हॉकी या ये हमें और नीचे लेके जा सकता है ये वाला सिस्टम? मुझे दूसरों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कर सकता हूँ इस सिनेरियो में जो आपने मेरे सामने बयान किया है अभी। हमने भी यही सुना है कि वजीर आज़म पाकिस्तान की जो इंटेंशंस हैं, जैसे क्रिकेट में तब्दीलियां हुई हैं वैसे हॉकी में भी आई, लेकिन अभी उसकी कोई बावसूख जराए नहीं है अभी कि ये हतमी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखें, हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है और पाकिस्तान की शुरू में बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो पहचान बनी है वो हॉकी के थ्रू बनी है। और जब हम कभी बाहर ट्रैवल करते थे, हमसे पहले भी शायद करते होंगे, मैं आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि जब हम एयरपोर्ट पे जाके पाकिस्तान का पासपोर्ट देते थे तो पाकिस्तान पढ़ने के बाद फौरन अपने हाथों के एक्शन से कहने लगते थे हॉकी हॉकी। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान की पहचान हॉकी से बनी है। मैं वापस आपकी बात के ऊपर आता हूँ। ठीक है, रीजनल हॉकी जो है या डिविजनल हॉकी जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉकी को प्रमोट करना चाहिए। इतने अच्छे दूसरे तरीके हैं कि आप उनको पैरेलल लेकर चलें, लेकिन डिपार्टमेंट हॉकी को क्यों खत्म करना जरूरी है? जब आप रीजनल हॉकी को प्रमोट करना चाहते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन हो, ज्यादा प्लेयर आए और कंपटीशन में जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को अपनी स्किल्स को एनहांस करने का मौका मिले, एक हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट उनको मिले, ये तो बड़ी अच्छी अप्रोच है यहां तक वजीर आजम पाकिस्तान की। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम डिपार्टमेंट खत्म करके उनको शुरू करें। डिपार्टमेंट के साथ साथ हम उसको लेकर चल सकते हैं, जैसे अभी आपने बयान किया कि इंटर डिविजनल कंपटीशन शुरू हो गए। हाँ, उनके मेयार को बढ़ाना होगा, उसको खानापुरी के लिए यूज ना करें, उसको फॉर्मेलिटी के लिए यूज ना करें। काम हो रहे हैं सारे, लेकिन उनके स्टैंडर्ड को अप्रेस करना होगा। पैरेलल चीजें चलाएं, जो यूथ लेवल के ऊपर प्लेयर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहे, उनके पास रीजनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। डोमेस्टिक या लोकल जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उनको एसोसिएट होना चाहिए, टीमों के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ इवेंट्स की यहीं पे मिसाल है, अपने अपने शहर को सपोर्ट करना चाहिए, शहरों की डिस्ट्रिक्ट की टीमें बननी चाहिए, वो पैरेलल चलाएं उन्हें उस कंपटीशन को भी। और नेशनल चैंपियनशिप डिपार्टमेंट की लेवल तक अपनी जगह होनी चाहिए। जब ज्यादा प्रमोट हो जाएगी रीजनल हॉकी कह लें या डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हॉकी, वो ज्यादा अपने स्टैंडर्ड को लिफ्ट कर लेगी तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, आपको जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों कामों को लेकर चलें। मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है अगर प्रॉपर विजन हो, डायरेक्शन सेट की जाए दोनों में। हाँ, इससे और ज्यादा हॉकी को फायदा होगा, हॉकी खेलने वाले बढ़ेंगे, प्लेयर्स का जो क्वालिटी लेवल है वो भी इंप्रूव होगा। बिल्कुल। और अगर मेरे ख्याल में अगर प्लेयर्स का इस क्वालिटी लेवल इंप्रूव होता है, इससे ये भी पॉसिबिलिटी निकल आ सकती है कि और डिपार्टमेंट्स अपनी टीम बनाना शुरू कर देंगे कि अब यानी कि बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। प्राइवेट सेक्टर्स की टीमें बननी शुरू हो जाए, अगर तीन चीजें हो जाएं, नेशनल चैंपियनशिप डिपार्टमेंट्स की चलती रहे, एक प्रोफेशनल लीग शुरू हो जाए जिसमें सारा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाए, वो हॉकी का एक कमर्शियल टच होगा जिसमें से फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा प्लेयर्स को, हॉकी को प्रमोट किया जाएगा, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा, स्पॉन्सर्स को माइलेज मिलेगी उससे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू। तीसरा, यूथ या जो इन बिटवीन हमारे प्लेयर्स होते हैं जिनको ग्रूम करना है सही मानों में, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए कि इससे पहले वो लीग और डिपार्टमेंट की हॉकी को ज्वाइन करें जो टॉप लेवल है, उनको डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल रीजनल हॉकी खिलानी चाहिए। जब बंदा इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आए या नेशनल कैंप के प्लेटफॉर्म पे आए, वो कोई 100 मैच खेल चुका हो यार डोमेस्टिक पहले, उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है डिफरेंट होगा। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, एक प्लेयर थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 मैच खेल के वो कैंप में आ जाता है। अब बताओ, कैंप में आकर उसको एक नया ही मास्टर मिल जाता है मुझ जैसा, जिसकी उसे समझ ही नहीं आती, कैसे उसको ग्रूम करेंगे? क्योंकि डोमेस्टिक में उसने मार ही नहीं खाई ज्यादा। जब डोमेस्टिक हॉकी का एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा, ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, उतना ही वो मैच्योर होकर ऊपर आएगा। तो उससे हमें उनको ट्रेन करने में, उनकी स्किल्स को पॉलिश रिफाइन करने में आसानी होगी। उतार भाई, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की भी बातें होने शुरू हो गई हैं, सेंटर्स बनने की बातें शुरू हो गई हैं, वो भी एक अच्छा मॉडल आई थिंक। मैं कहता हूँ अच्छा मॉडल नहीं, वो बहुत जरूरी है। आप उसको कोई भी नाम दे दें, हम लोग इस पे पहले बात करते रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और इसको आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है, लेकिन ये बनने बहुत जरूरी है।
जहां पे आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, एक डायरेक्शन सेट करनी है 4 से 8 साल के लिए, एक डेवलपमेंट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, प्लेयर्स को ग्रूम करके क्वालिटी प्लेयर्स बनाने के लिए, वहां पे आपको एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना होगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कह लें या हाई परफॉर्मेंस सेंटर कह लें, ये आपका शॉर्ट टर्म प्लान होगा। आपके पास सारे कोचेस क्वालिफाइड नहीं है, हर लेवल पे एक जैसी सोच नहीं है कि हम प्लेयर्स को हर जगह पे यूथ प्लेयर्स को सेम डायरेक्शन में ट्रेन करें। हाँ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से, हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या होगा, आप अच्छे खिलाड़ियों को पूरे पाकिस्तान से पिक करें, 2500, 3000, 3500 उस स्कूल में ले आए या उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ले आए, जहां पे मेक श्योर के वहां पे प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोचेस हों, जो आजकल के नजरिए को, आजकल के दौर को, आजकल की रिक्वायरमेंट को, हाई परफॉर्मेंस हॉकी की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह सोचते समझते हो, और वो आंसरेबल हो, आपको रिस्पॉन्सिबल भी हो और आपको आंसरेबल हो। क्यों हर दफा टीम हार जाती, रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो आप जाके सेक्रेटरी और सदर को पूछ रहे हैं जी आप रिजाइन कर दे, टीम हार गई, क्यों? जिम्मेदारी तो कोच की है, कोच को क्यों नहीं पूछते आप? अगर तेरे पास ये जिम्मेदारी है, मेरे पास ये जिम्मेदारी है, तो कोच को आगे पूछे ना। अगर उसने वादा किया था कि मैं 6 महीने बाद वाला टूर्नामेंट जीत जाऊंगा, तो फिर उसको पूछना चाहिए। अगर वो कहता है कि नहीं 6 महीने बाद वाले टूर्नामेंट में हम विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे या चौथी पोजीशन पे चले जाएंगे और साल बाद अगली परफॉर्मेंस देंगे, वो अगर उस लिहाज से अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो करता, देन ही शुड बी आंसरेबल, उसको छोड़ के चला जाना चाहिए। तो हमें जिसको जिस काम के लिए जॉब देनी है उसको दें, और जिसको जिस काम के लिए जवाबदेह होना है उसी को जवाबदेह होना चाहिए। हर कोई एक ही वो कहते हैं लाठी से नहीं ना, हर किसी को हाँकना चाहिए। मैं ईमानदारी की बात करता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि इसके ऊपर बातें होने लगी हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मैं तो कहता हूं यूथ डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जहां पे नेशनल प्लेयर्स और यूथ दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां जहां जो जिसका कंपटीशन हो उस लिहाज से, और साथ साथ कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी वहीं चलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-5, 10-10 कोचेस को हम ट्रेन करते जाएं, जो डिपार्टमेंट्स के साथ हैं, जो डिस्ट्रिक्टों डिवीजनों में काम करेंगे, हम उनका पूल बना लें, उनकी रेगुलर एजुकेशन हो, उनको नॉलेज अपडेट किया जाए। क्या मुश्किल है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, डायरेक्शन ठीक करके फिर हमें प्रोसेस पे बिलीव करके चलना होगा। आपके बारे में एक बात की जाती है कि आज तक ताहिर जमान एज अ कोच कोई रिजल्ट नहीं ला सका, आप इसको कैसे कहते हैं, देखते हैं? और उसके बाद के आपकी जो टुवर्ड्स टीम सिलेक्शन जो आपकी एक अप्रोच है, उस पर बड़ी बातें होती हैं। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने कोचिंग प्रोफेशन में कुछ जज्बाती फैसले भी किए। यानी कि उस वक्त भी टीम पकड़ी जब नहीं पकड़नी चाहिए थी, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और मैं इससे पहले कि मैं इस बात का एक कंप्लीट जवाब तुम्हें दूं, मैंने कुछ गलतियां करके उन गलतियों से अब तक बहुत कुछ सीख लिया। ये भी मैं एडमिट करना चाहूंगा कि मैंने गलतियां की और उनसे मैंने सीखा। रिजल्ट्स वाइज सबसे लंबा टेन्योर जो मुझे अपनी कोचिंग में मिला ना, वो मिला जब मैंने सबसे पहली ऑलमोस्ट सीनियर टीम की असाइनमेंट ली 2002 में। वहां पे मुझे 1.5 साल मिला। 2003 तक मैं रहा, फिर रोलैंड ऑल्टमैन्स आ गया हेड कोच, और 2004 एथेंस ओलंपिक्स में मैं उसको असिस्ट कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे हमने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को इंप्रूव किया। 2 चैंपियंस ट्रॉफी में हम रनर अप रहे, 3rd पोजीशंस के ऊपर रहे, रनर अप नहीं, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता। गोल एवरेज पे तुम्हें पता है उधर हम फाइनल ना खेल सके एम्स्टर्डम में, ठीक है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट थी बगैर किसी शक के। अब अगर हम सिर्फ यही कहते हैं रिजल्ट्स कि अब कहीं पे भी टीम हो, जब तुम आगे पकड़ो, तुम अगर गोल्ड मेडल ही जीतोगे तो रिजल्ट है, हाँ, उस तरह मैंने रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किए, और मैं इस चीज को, हकीकत को मानता हूं। और मुझ में इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी में डायरेक्ट गोल्ड मेडल जीत जाऊं जाके। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से टीम बन रही थी, हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि वो डेफिनेटली मैंने किया है, और लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी पास ऑन किए हैं, रिमार्क्स भी दिए हैं कि हाँ यार टीम खड़ी हो गई, ठीक है। वो सबसे लंबा पीरियड था। उसके बाद मैं जब भी आया हूं सलमान, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी एज ए कंसल्टेंट, कभी ऐसे ही मशवरा, चलते चलते मशवरा लेने वाली बात, कभी भी टाइम नहीं मिला। हाँ, जब जो लोग कहते हैं ना, कहते 15 साल च यार ताहिर ज़मान की रिजल्ट देता, तो यार 15 साल तो मैंने कोचिंग कैरियर को हुए हैं ना, कि मैंने कोचिंग शुरू की हुई है। पाकिस्तान टीम के साथ मैंने कितने टाइम गुजारा है, इस हकीकत पे भी तो आए कोई। हाँ, यूथ हॉकी 5 थी, यूथ में छोटी सी जीत सी, लेकिन हम एशिया कप जीते वहां पे, ठीक है। इसके अलावा एक 4 नेशन था जूनियर टीम के साथ,
जब हमने जूनियर वर्ल्ड कप पे जाना था, बल्कि 6 नेशन था पाकिस्तान में, हमने उसमें गोल्ड मेडल जीता। फिर तवक्कुआत हाई हो गई कि जूनियर वर्ल्ड कप में पता नहीं हम क्या कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं कर सके। इसी तरह अजलान शाह टूर्नामेंट था, जब नया रूल चेंज हुआ था कि मैक्सिमम 8 खिलाड़ी 25 गज से पीछे जा सकते हैं, तो जर्मनी को हमने फाइनल में मारा। शहनाज शेख साहब मेरे साथ थे, मैं भले असिस्ट कर रहा था लेकिन कोचिंग के लिए उनके साथ, दूसरी बातों की तरफ नहीं मैं जाना चाहता। सो ये छोटी छोटी चीजें। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड कप के लिए टीम ने क्वालिफाई करना था और 8 में से 6ठी पोजीशन पे भी आगे हम क्वालिफाई कर रहे थे, वो तो हमसे हुआ नहीं। उसके बाद एशिया कप आ गया, 3 महीने बाकी थे, जब तुमने भी आगे ज्वाइन किया है, टीम पकड़ ली ताहर जमान है, कहते हैं आज तक जीते ही नहीं यार, इन्हें तो कभी रिजल्ट ही नहीं देते यार। मैंने फिर भी वो रिस्क लिया, मैं अपने आप को जवाबदेह करते हुए रिस्क लिया कि यार कोई बात नहीं, हार जाएंगे ना, लेकिन ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ पाकिस्तान टीम जाएगी आगे वर्ल्ड कप में, लेकिन मैंने रिस्क लिया, बनता था। तुम्हें भी पता सर्कमस्टांसेस, बारिश, लटरम पटरम, गोल किस्मत में नहीं था, यही बिलीव होना चाहिए। लेकिन हमने एक पूरी कोशिश की, और मैं समझता हूं कि अगर वो जब 8 में से 6 पोजीशन वाली कैटेगरी थी कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा सकते थे, अगर उस वक्त मेरे पास होती तो मैं शायद रिजल्ट दिखा देता। सो ये इफ एंड बट्स है, मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता। हाँ, अगर हम रिजल्ट सिर्फ गोल्ड मेडल या वर्ल्ड चैंपियनशिप ही समझते हैं तो हाँ, उस लिहाज से मैंने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन मैं फिर उसके साथ ये भी कहूंगा, आप ये देखें कि मैंने कितनी देर लगातार टीम के साथ काम किया है। हाँ, जूनियर टीम 2016 में मिली, सुल्तान जौहर कप खेलने गए, 8 में से 8वीं पोजीशन पे थी। हमने 1 साल काम किया है, 2017 में जब हम जाके वही टूर्नामेंट दोबारा खेले हैं, तो फाइनल खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, 1 गोल से हार गए। ये रिजल्ट्स नहीं है, ये प्रोग्रेस नहीं है। वही सारी टीमें थी, उनको भी 1 साल मिला ट्रेनिंग के लिए, हमें भी 1 साल मिला ट्रेनिंग के लिए। हम बॉटम पे थे, वो ऑलरेडी ऊपर वाली पोजीशंस पे थी, हम बॉटम से ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर आगे फाइनल में आगे खेले। हम इनको रिजल्ट नहीं समझते, ये रिजल्ट्स ही हैं अल्टीमेटली। ये प्रैक्टिस हमें तब्दील करनी होगी। अपने कोच को लगाएं, टाइम दें, टास्क दें, टारगेट दें, पूछें कैसे अचीव करोगे, वो आपको प्रेजेंट करेगा, यार इस तरह मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा। अगर आप जो टारगेट उससे अचीव करवाना चाहते हैं वो कहता है मैं नहीं कर सकता, उसको जॉब नहीं लेनी चाहिए। अगर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता, मुश्किल है ये, दुनिया में बाकी भी नहीं कोई कर सकता। गोरा भी नहीं कर सकेगा आगे अनरियलिस्टिक टारगेट, वो भी फिर एंड पे जाते हुए कहेगा यार ताड़ी टीम ही इन्हें जोगी है, इतने सारे पैसे लेके साल बाद चला जाएगा, कहेगा ताड़ी टीम ही इन्हें जोगी है। फिर फर्क क्या पड़ा? वही मिसाल आ जाती है ना, कहना उन्हें 5 लाख लैके फांसी लवाया, मैं तो सिर्फ 50,000 फांसी लवा देना सी, रिजल्ट तो ही निकलना सी। मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। सो देखना यह चाहिए कि टारगेट्स रियलिस्टिक हैं, अचीवेबल हैं। सलमान को कहता हूं ये टारगेट्स अचीवेबल हैं, तुम समझते हो अचीव कर लोगे, कहेगा जी हाँ मैं करूंगा, ठीक है यार तेरी जिम्मेदारी है, तू जवाबदेह है। तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, ठीक है XYZ कोई और देख लें, आप देख लें जो कॉम्पिटेंट है। हाँ, ये भी देखें कि कोई ऐसा आगे ना कह दे हाँ मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, लेकिन हमें पता ये कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, और हम उसको दे दें। या एग्जैक्टली, ये इसमें बहुत बड़ी, और वहां पे आ जाती है बात के जो हाई ऑफिशियल्स हैं कि वो अपॉइंटमेंट्स कैसी करते हैं, किन को। आधा जवाब तेरा रह गया है, आधा जवाब रह गया, मैं छोड़ना नहीं चाहता। पे आपका जो टुवर्ड्स अप्रोच है सिलेक्शन में, जो आप जब भी कोच है, वो आपके बारे में बड़ी बात होती है। देखो मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूं, एंड आई थिंक इफ आई एम गेटिंग इमोशनल अ बिट एट दिस टाइम, इट हैज टू बी दैट वे। आपने मेरी पहले तारीफ की है मेरे 94 वाले वाकये को याद करवाते हुए, मेरे वाले साहब की वफात हुई, ठीक है। और मैं ये बिलीव करता हूं कि दुनिया में कोई भी कोच जो प्रोफेशन के साथ, जिसको जो पैशनेट है टुवर्ड्स हिज स्पोर्ट्स, बड़े बेशर्म होगा अगर वो बेईमानी करे। क्योंकि जब मुझे ये पता है कि मेरी कदर, मेरी इज्जत सिर्फ खिलाड़ियों से होनी है जो अच्छा खेलेंगे टीम के लिए, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो खराब खिलाड़ियों को टीम में ले ले और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर फेंक दे और ये चाहे कि लोग मुझे जलील करें। ऐसी सोच नहीं होती। हाँ, उसकी कुछ जिंदा मिसालें, ये मेरे कैरियर के दौरान भी लोग बातें करते रहे हैं, नेशनल बैंक की बात कर लें या गोजरा के खिलाड़ियों की बात कर लें, लेकिन जब मैंने टीम छोड़ दी उसके बाद गोरा आया तो उसने भी वो सारे 5 के 5 गोजरे वाले या नेशनल बैंक वाले 2 साल अपनी टीम में ही रखे। XYZ कोई और आया, किसी का भी नाम ले लें, उसने भी वो लड़के जिनका मेरे ऊपर इल्जाम
कह लें कि इल्जाम पर आए, इल्जाम के गोजरे के लड़के और बैंक के लड़के वो 8-8 साल पाकिस्तान की हॉकी खेलते रहे जब ताहिर जमान कोच भी नहीं था। हाँ, फर्क बताता हूं और इसको आई होप के सारे डाइजेस्ट करें। हमारी आइडेंटिकल अप्रोच है, हम टैलेंट सेलेक्ट करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते। जो डाज मार देगा, गोल मार देगा, हम कहते हैं यही प्लेयर है। जो डाज नहीं मारता, पास अच्छा खेलता है, गोल 4 करवा देता है, वो हमें नजर नहीं आता। हमसे टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं होता। मैं ये कहूंगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी प्राउड हियर, ऑनेस्टली। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है अल्लाह ताला का दिया हुआ है और उसकी वजह से ही हम अपने आप को कह सकते हैं हमें कुछ सलाहियत है। लेकिन टैलेंट आइडेंटिफाई करना बड़ी क्वालिटी है, टैलेंट सेलेक्ट करना कोई क्वालिटी नहीं है। वो तो सबको नजर आता है। क्या एक आम स्पेक्टेटर नहीं कहता यार बड़ा अच्छा डाज मारा, हाय 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 की गोल कीता? वो टैलेंट सिलेक्शन है। टैलेंट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और यहां पे यही सी बात का सारा झगड़ा होता है कि उसको देखते हुए हम कहते हैं नहीं ये फेवर कर दी, ये कर दिया, ये वो कर दिया। गोजरा का एक भी अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं लूंगा टीम में। सारे गोजरे के अच्छे होंगे तो सारे ले लूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, क्यों कि जब आप खुद ही ईमानदारी से अपने प्रोफेशन के साथ आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे तो आप इज्जत कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा? तो मेरा इन बातों पे बिलीव नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को इश्यूज हैं, कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, जिनके पास बातें ही कोई नहीं है करने के लिए, तो फिर यही बातें करेंगे। भाई मेरे, मैं क्या कह सकता हूं? वो तो ये भी कह देते हैं ये समझता है इसके अलावा किसी को कोचिंग आती नहीं है। जब सामने 4 बंदों में बैठ के बात करने की बात हो फिर बात नहीं करनी, जब उठ के चले जाएंगे पीछे से बातें करेंगे। सो इस कल्चर को थोड़ा हमें खत्म करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं, दरखास्त भी करूंगा अगर वो मेरे भाई कहीं तुम्हारा प्रोग्राम देख लें कि यार बहुत हो गया, खुदा का वास्ता बस कर दो ये सब यार। लेट्स बी टुगेदर, लेट्स ट्राई टू कंट्रीब्यूट कि हम पाकिस्तान की हॉकी को अच्छा कर सकें। वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा, आप सॉरी मैंने आपको थोड़ा इमोशनल भी कर दिया, बट आई थिंक इट वाज नीड कि आपकी तरफ से कभी नहीं इस बारे में बात हुई, तो इट वाज, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये पूछा जाए। एंड व्हाटएवर यू वांट टू से तार भाई, उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज कहते हैं। सलमान देखो, मैं ईमानदारी से बात करता हूं कि मैंने बड़ा सोच समझ के तुम्हारे साथ इस कमिटमेंट के लिए हामी भरी, और ये उम्मीद के साथ भी कि चलो शायद बात से बात निकले और कहीं तक जाए। जहां तक भी सुनी जाए, अगर वो अच्छे तरीके से सुनी जाए और उसको पॉजिटिवली लिया जाए, कंस्ट्रक्टिवली लिया जाए, तो कुछ गुजारिशात मेरी, हमें स्कूल लेवल पे हॉकी शुरू करनी चाहिए। हॉकी 5 वेरी वेरी एसेंशियल। हॉकी 5 का 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है। आगे जो रेवोल्यूशन हॉकी में आना है वो हॉकी 5 की सूरत में ही आना है। हमें हॉकी 5 की लीग भी करवानी चाहिए, यूथ लेवल पे भी और एडल्ट लेवल पे भी। इसमें कॉस्ट कम है और अच्छा इवेंट किया जा सकता है, इसको प्रमोट भी किया जा सकता है। ठीक है, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल्स को और दूसरे स्कूल्स को सिलेक्ट करके एक मॉड्यूल टूर्नामेंट करवाने की जरूरत है। हॉकी 5 इंस्पायर करें स्कूल्स को, एक रेगुलर फीचर बनाएं स्कूल्स में, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, जो पहले कभी हुआ करता था। ये प्रोसेस चल पड़ेगा ना तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। कभी कुछ होता है, कभी नहीं होता, तो फिर उससे नहीं। हाँ, दूसरी ये दरखास्त होगी, आज जो कोई भी हॉकी फेडरेशन चला रहा है, कल जब वो आए, खुदारा जो अच्छी चीजें हैं उनको लेके चलते जाओ यार, प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहने दो। जरूरी थोड़ी है कि तुम आ गए तो तुमने सब कुछ चेंज ही करना है फिर ही ठीक होगा। इस प्रैक्टिस को बदलें। इसी तरह कोचिंग में भी मैं ये कहूंगा कि जो अच्छी चीजें हैं उनको लेकर चलें, इस प्रैक्टिस को छोड़ दें कि वो उनको कि छड़ परे, उनको कुछ नहीं पता, मैं तेनू दसना जो भी दसना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का तुम पहले ही जिक्र कर चुके हो, वो एक शॉर्ट टर्म प्लान है। हाई परफॉर्मेंस यूथ प्लेयर्स डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर कह लें आप, या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कह लें, यू नेम एनीथिंग, वो बहुत जरूरी है। एक से ही शुरू कर लें, लाहौर में, कराची में या इस्लामाबाद में एक से ही शुरू कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते हुए और बड़े शहरों में भी ये काम शुरू कर दें, ताकि जिस जिस प्रोविंस में लड़के हैं 25-30 हैं, पूल को बड़ा कर दें, 4-5 कोचेस को ट्रेन करके भेज दें, वहां पे जाके काम शुरू हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ, विल होनी चाहिए और डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूं क्लब्स को ठीक करें, इंटर क्लब टूर्नामेंट्स करवाएं आप। मैं पहले भी ये बहुत दफा बात कर चुका हूं, अब इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं। इंटर क्लब टूर्नामेंट हो, हर क्लब पार्टिसिपेट करे। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ 10 टीमें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो आप कहें जी 10 में से हम टॉप 8 जो हैं उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे,
उनको वोटिंग राइट्स देंगे, जो बॉटम में आएंगी उनको नहीं, और अगली दफा फिर ये काम चलेगा। इसका मतलब क्लब हॉकी रेगुलराइज हो जाएगी, हर क्लब प्रैक्टिस करेगा। वोटों की खातिर पकड़ दकड़ के लड़के या मिस्त्रियों को लाके खड़ा करके हम टीम अपनी जो है पूरी नहीं करेंगे कि बाद में सारा साल पता ही नहीं होता वोटिंग राइट्स मिल गए, खत्म जी। सो रेगुलर क्लब सिस्टम की हॉकी होगी, जिस डिवीजन की या डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है, 15 टीमें हैं कहीं, वहां पे कहते हैं जी टॉप 12 लेंगे, टॉप 10 लेंगे, जो टॉप 10 में आएगी उसको राइट्स मिलेंगे। सो दैट मीन्स कि उन्होंने रेगुलर हॉकी करनी है। और फिर ये नहीं एडल्ट टीम, आप कहें जी हाँ एक एडल्ट टीम होगी, एक अंडर 16 भी होगी, दोनों टीमों में जो पार्टिसिपेट करेगा उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हॉकी करवाने वाले लोग हैं उनको इज्जत मिले, और जो ऐसे ही हॉकी के साथ जकड़े हुए हैं अपने जाती मफादात के लिए, उनको हम एलिमिनेट कर सकें। फिर प्रोसेस चलना चाहिए यार। एक साल होगा, कमियां होगी, खामियां होंगी, ठीक करेंगे। दूसरा साल होगा और बेहतर हो जाएगा, तीसरा साल होगा और बेहतर हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक वेबसाइट बना लो, सारी टीमों को वहां डाल दो, रोज उनके रिजल्ट्स आ रहे हो, पता चल रहा हो कि हाँ ये डोमेस्टिक कम चल रहा है, कौन लीग हो रही है, ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ये प्लेयर्स हैं, ये बदल नहीं सकते, प्लेयर्स के जो ट्रांसफर है वो पहले से पता हो 3 महीने 4 महीने में होनी है। मैं थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूं, आई होप कि तुम इसको एडिट नहीं करोगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। सो ये कुछ चीजें हो जाएं और हम सब मिलके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय एक डायरेक्शन में अगर हम चलें, एक सिमत में चलें, तो फिर हम मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आसानी तो नहीं, मुश्किल होगी, लेकिन हम इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जबरदस्त, अमेजिंग, बड़ा मुझे मजा आया सुन के, और आई थिंक जितनी भी आपने बातें की हैं मैं उनसे सबसे एग्री करता देखो, हूँ। अब इस चीज को हम गारंटी नहीं कर सकते। फिर मैं ये कहूंगा यार, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने भी पढ़ा लिखा, देखा, दूसरों से सीखा, दूसरे मॉड्यूल को देखा, स्टडी किया, रिसर्च किया, ये चीजें समझ में आती हैं। इन चीजों में दलील है थोड़ी सी, आप लोग भी डिस्कस करके देख लें, सारी नहीं, इनमें से जो कोई चीजें भी आपको लगती हैं लॉजिकल हैं, जिनके ऊपर काम किया जा सकता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वो लोग जो फैसला करने वाले हैं उनको ज्यादा बेहतर पता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो ही लेके कर लें। छोड़ दें उसको किसने कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक डायरेक्शन ठीक कर लें। मुझे इतना पता है कि हम सब की इज्जत पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी से है। मैं हॉकी के साथ नहीं कुछ कर रहा, मैं कोच नहीं भी हूं, जहां पाकिस्तान टीम खेलेगी या हारेगी लोग मुझे पूछते हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं नहीं भी हूं, जहां पाकिस्तान टीम जीतेगी मेरे भी हाथ ऐसे हो जाते हैं और मेरी भी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं फख्र से और गुरूर से कि हाँ आज पाकिस्तान जीता है, और बाकायदा लोग दूसरे जो जानते हैं वो मुबारकबाद देते हैं आगे, आज तुम्हारी पाकिस्तान जीत गया है, और जब हार जाए तो फिर उल्टा भी सुनाते हैं। सो शॉर्टकट यही है, नटशल में जो क्रक्स में बात यही है कि हमारी इज्जत पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी से है, और इसके लिए हमें सिंसियर होके मिलकर काम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, और आपने बड़े जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स को मेरे ख्याल में हाईलाइट किया है और हिट भी किया है कई जबरदस्त पॉइंट्स को। बट द ओवरऑल जो मुझे आपकी एक बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव जो अप्रोच नजर आई है कि यू स्टिल बिलीव एंड थिंक के वी कैन डू मच बेटर इन द फ्यूचर एंड वी कैन टेक, हम दोबारा ट्रैक पे आ सकते हैं। तो बड़ा मुझे मैं भी बड़ा मोटिवेट हुआ आपसे बात करके, और यू वेरी ऑनर, मुझे सुन के अच्छा लगा। बहुत बड़ी ऑनर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा था आपने बड़ा सोच समझ के ये मेरे साथ हामी बढ़ी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इतनी जबरदस्त एडवाइसेस और जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इंशाल्लाह फिर आपके साथ कांटेक्ट रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तार भाई, इंशाल्लाह दोबारा जरूर मुलाकात होगी। और आपको उधर AHF की एक वर्कशॉप में हम 11th को मिल रहे हैं इंशाल्लाह वी विल सी ईच अदर सून। दूसरा मेरी तुमसे दरखास्त है, इसको एडिट ना करना, the way it is। कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबको ये कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी होगी, और मैं समझता हूँ कि ताहिर ज़मान ने, जैसे मैंने उनका इंटरव्यू करवाया था, बड़ी ही ज़बरदस्त, और वैसे उनके साथ भी मैंने एंड में कहा कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया उनकी बातें सुन के। उम्मीद की जा सकती है कि जितने वो पॉजिटिव थे, जो उन्होंने एडवाइसेज या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान हॉकी के बारे में, अगर उस तरह से काम हो, सारा नहीं थोड़ा सा भी हो जाए, तो आई डू बिलीव कि पाकिस्तान हॉकी वापस ट्रैक पे आ सकती है। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।